मुझे आज मैं नेटवर्क में थ्योरम्स बताऊंगा। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे तो उन्हीं के लिए बस मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आज शाम को थ्योरम्स ऑनलाइन भी रहेगी और आप चाहें तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए। ये काम करोगे, ये नीचे से निकाल दोगे, ये चेयर के नीचे फंस गया है एक बार। वो नेटवर्क में समझ में आ रहा है? कुछ भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप मुझसे फील फ्री पूछ सकते हो। अवेलेबल मैं यहाँ रहता ही हूँ। तो कल हम लोग ने लास्ट में एफएम ट्रांसमीटर किया था, है ना? हम लोगों ने लास्ट में एफएम ट्रांसमीटर किया था, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, रिसीवर स्टार्ट कर दिया था मतलब। तो रिसीवर में मैंने आपको इमेज फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था लास्ट में, है ना? इमेज फ्रीक्वेंसी एफ आई इक्वल टू एफ एस प्लस 2 FIF। तो IF था इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। तो एक उस पर क्वेश्चन कर लेते थे, है ना, इमेज फ्रीक्वेंसी पर। तो जल्दी समझ में आ जाएगा कि वो है क्या एक्चुअल में। क्वेश्चन है कि देयर इज नो RF। क्वेश्चन नोट कीजिएगा, है ना? तो इमेज फ्रीक्वेंसी पे क्वेश्चन करा रहा हूं। देयर इज नो RF but loaded Q is 100. But loaded Q is 100 if IF is 455 kilohertz. If IF is equal to 455 kilohertz, 455 kilohertz, calculate the image frequency. Calculate the image frequency. Calculate the image frequency at 1000 kilohertz. At 1000 kilohertz. At 1000 kilohertz. तो यहां पर ये आपसे इमेज फ्रीक्वेंसी के बारे में जानना चाह रहा है। इमेज फ्रीक्वेंसी, तो इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ठीक है, FI इज इक्वल टू FS प्लस 2 टाइम्स FIF था। ठीक है, ये शायद प्लस और माइनस 2 होगा ना, प्लस और माइनस, है ना? तो इस FI को हम लोग बोल रहे हैं इमेज फ्रीक्वेंसी, और FS को बोल रहे हैं सिग्नल फ्रीक्वेंसी, और FIF को बोल रहे हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आपसे पूछा गया इमेज फ्रीक्वेंसी। इमेज फ्रीक्वेंसी, सिग्नल फ्रीक्वेंसी क्या है? 1000 किलोहर्ट्ज। सिग्नल फ्रीक्वेंसी है 1000 किलोहर्ट्ज, प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। कितनी दी हुई है? 455 किलोहर्ट्ज।
तो FI इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1000 प्लस माइनस, शायद ये 1100 हो जाएगा ना, 910। अच्छा हाँ ठीक है। तो यहां से दो फ्रिक्वेंसी निकलेंगी, 1100 प्लस 900, सॉरी 1000 प्लस 900 कितना हो गया, 1910। और दूसरा क्या निकलेगा, हाँ नेगेटिव निकलेगा। तो नेगेटिव फ्रिक्वेंसी तो हम लोग डिस्कार्ड ही कर देंगे। हाँ 90 90 है ना। तो ये एक निकलेगा 1910, एक निकलेगा 90 किलोहर्ट्ज। तो ये आपके दो आंसर हो गए। ये आपकी क्या है, इमेज फ्रिक्वेंसी। ये दो फ्रिक्वेंसी क्या है आपकी, इमेज फ्रिक्वेंसी। ठीक है चलो। हटा दो, हो गया नोट। तो ये गेट में 1 मार्क्स में आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे इस पर, है ना। कभी इमेज फ्रिक्वेंसी पूछेंगे, कभी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी पूछेंगे, है ना। तो इमेज फ्रिक्वेंसी पूछेंगे तो ये आपको गिवन होगा, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी पूछेंगे तो ये आपको गिवन होगा। ठीक है। क्यू की वैल्यू एक पैरामीटर और निकालना था, वो भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। जब पढ़ा दूंगा तो फिर उस पैरामीटर को निकालने के लिए क्यू की वैल्यू दी हुई थी, है ना। इस क्वेश्चन में दो पार्ट थे, एक पार्ट तो मैंने करा दिया, एक पार्ट अभी नहीं कराया, वो मैंने पढ़ाया ही नहीं तो मैं अभी तक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आरएफ एम्पलीफायर। नेक्स्ट पॉइंट है आरएफ एम्पलीफायर। है ना, पहले भी लिखा हुआ है हमने, है ना। ये एक बार हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं, और ये डिस्कस लिए कर रहे हैं कि हमें चूज करना होगा कि आरएफ एम्पलीफायर कौन सा बेस्ट रहेगा, है ना। तो इसमें लिखना, इट इज ए ऑप्शनल, इट इज ए ऑप्शनल, it is optional, is in receiver, it is optional, is in receiver, and a frequency less than, and a frequency less than, frequency less than 30 megahertz, frequency less than 30 megahertz, then no need of RF amplifier, then no need of RF amplifier। अब 30 मेगाहर्ट्ज से कम है फ्रिक्वेंसी, तो 30 मेगाहर्ट्ज से कम तो एएम भी काम करता है, एएम काम करता है नहीं करता। तो ब्रैकेट में लिखना कि दैट्स बाय, दैट्स बाय, दैट्स बाय एएम रिसीवर, दैट्स बाय एएम रिसीवर डू नॉट हैव आरएफ, दैट्स बाय एएम रिसीवर do not have RF amplifier, do not have RF amplifier। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, RF amplifier, RF amplifier is simply, is simply a class A amplifier, simply
a class A amplifier and input selectivity generally provided is generally provided by tuned circuit नेक्स्ट पॉइंट लिखना, वी कैन यूज BJT, a design of RF amplifier. We can use BJT, a design of RF amplifier. ठीक है, ये था RF एम्पलीफायर रिसीवर एंड पर। इसके बाद नेक्स्ट वन है, वो है कि लिमिटर। नेक्स्ट वन जो कंपोनेंट है वो है लिमिटर। इसमें लिखना, इट इज यूज्ड इन FM receiver, and remove any amplitude variation, in FM before demodulator, and it is a class A amplifier. ठीक है, तो लिमिटर जो है वो FM के रिसीवर पे लगा होगा, और ये एम्पलीट्यूड वेरिएशंस है उसको रिमूव करेगा, है ना। तो फ्लक्चुएशन बोल सकते हो, फ्लक्चुएशंस को ये कम करेगा। तो जितने भी कम्युनिकेशन में ये ट्रांसमीटर एंड होता है और ये रिसीवर एंड होता है, तो हमारा जो भी सिग्नल है ना वो इस तरह से पास होता है, तो बीच में हम इसको क्या बोलते हैं चैनल। क्या बोलते हैं इसको? चैनल। तो हमने यहां से जो भी इंफॉर्मेशन का सेंड की है, हम चाहते हैं रिसीवर एंड पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले, लेकिन चैनल जो है ना ये क्या करता है, ये करता है ऐड इसको नॉइज को, ये करता है ना ऐड नॉइज को। तो ये रिसीवर एंड पर ये बोलना चाह रहे हैं कि यदि आप लिमिटर सर्किट का यूज करते हो, है ना, कि इसके अंदर के रिसीवर के अंदर, तो जितना भी एम्पलीट्यूड वेरिएशन होगा उसको ये रिमूव कर देगा। तो अल्टीमेटली ये मतलब नॉइज को तो क्या रिमूव करने की बात कर रहा है, और यदि क्या नॉइज रिमूव कर देगा तो हमारा जो भी डेटा है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस एंड से इस एंड पर पहुंच जाएगी। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वन है एक्सक्लूज सर्किट। एक्सक्लूज सर्किट exclude circuit it is
Exclude circuit. It is known as mute circuit. It is known as mute circuit. And basic function is to keep audio amplifier turn off. ऑडियो एम्पलीफायर के टर्न ऑफ क्या लिखा, is to keep audio amplifier turn off when no RF signal at input of receiver. When no RF signal at input of receiver. ठीक है, तो ये स्क्रू सर्किट क्या है? इधर देखो, आपके फोन में, आपके जो लैपटॉप पर, आपके टीवी में, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो मतलब साउंड का एक बार होता है, तो साउंड के बार को आप कम कर सकते हो, लेकिन एक ऑप्शन म्यूट होता है, म्यूट। तो बेसिकली स्क्रू सर्किट वही म्यूट है। तो आप जब म्यूट कर देते हो तो इसका मतलब क्या है कि ऑडियो एम्पलीफायर है ना, उसको आपने ऑफ कर दिया। ऑडियो एम्पलीफायर को ही ऑफ कर दिया, इसका मतलब सिग्नल तो आ रहा है। जैसे आप सपोज सामने जो पर्सन मेरी बात सुन रहा है ना ऑनलाइन में, तो यदि आप अपने सिस्टम में म्यूट कर देते हैं तो यहां से मेरी इंफॉर्मेशन तो जा रही है, यहां से सिग्नल तो जा रहा है, लेकिन आपके जो आरएफ एम्पलीफायर के रिसीवर एंड पर आपने उसको क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। तो उसको ऑफ कर दिया तो इनपुट सिग्नल तो आ रहा है, लेकिन उसके ऑफ करने के कारण आउटपुट सिग्नल क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। और आउटपुट सिग्नल जीरो हो रहा है, इसका मतलब आपको क्या कुछ आवाज सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही, इज कॉल्ड ए म्यूट सिग्नल, इज कॉल्ड ए म्यूट सिस्टम। ठीक है, तो स्क्यू सर्किट, ये कोई पूछ ले क्या होता है स्क्यू सर्किट, इज आल्सो कॉल्ड ए म्यूट, इज आल्सो कॉल्ड ए म्यूट। नेक्स्ट वन है फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर। फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर, फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर। इसमें लिखना इट इज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इट इज ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सिग्नल, it is a variable frequency signal, a generator which replaces one or more local oscillator, in a transceiver and provide frequency stability of crystal oscillator, These circuit usually provide output signal. These circuit usually provide output signal that vary
in fixed frequency increment that vary in fixed frequency increment over a wide range. Over a wide range. ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं कि एएम है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, और उसके केस में मैं आरएफ एम्पलीफायर की बात करूं तो उसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा, 455 किलो हर्ट्ज से लेकर के 1605 किलो हर्ट्ज तक। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी 455 किलो हर्ट्ज, इसको 540 कर लो, 540 किलो हर्ट्ज से लेके 1605, और आईएफ को 455 किलो हर्ट्ज। और लोकल ऑक्सीलेटर इन्होंने ले रखा है ये ले रखा है इन्होंने 995 किलो हर्ट्ज से लेकर के 2060 किलो हर्ट्ज तक। ये कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं, है ना, किसके लिए, एएम के लिए। पूछ ले 1 मार्क्स में, गेट में तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन किसी अलग एग्जाम में सीधे सीधे वैल्यूज पूछी जाती, पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए। वहां पर ऑप्शनल है, जरूरत ही नहीं है, ऑप्शनल है। आपको लग रहा है कि बिल्कुल स्मूथ चीजें रखनी तो आप यूज कर सकते हो, नहीं है तो फिर हटा ही दो आप। ठीक है, एक पैरामीटर होता है कि रिजेक्शन ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी। रिजेक्शन ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी, रिजेक्शन ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी, और इसको डिनोट हम करते हैं रो आई से, इसको डिनोट करते हैं रो आई से। ठीक है, तो रो आई इज इक्वल टू एफ एस आई अपॉन एफ एस माइनस एफ एस अपॉन एफ एस आई। तो रो क्या है आपका, रिजेक्शन ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी, है ना, रिजेक्शन ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर जो एफ एस है ना, ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी है, और एफ एस आई जो है वो इमेज फ्रीक्वेंसी है। वो क्या है, इमेज फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रिजेक्शन ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी है। फिर एक टर्म होता है रिजेक्शन रेशियो, इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन रेशियो। यस, लिख लो क्या, रिजेक्शन रेशियो ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी। है ना,
रिजेक्शन रेशियो ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी, इसको हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट अल्फा से, और ये भी एक पैरामीटर है। तो अल्फा इज इक्वल टू होता है रूट ऑफ 1 प्लस रो स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। तो रो को रो आई भी लिख सकते हो आप। ठीक है, क्यू मैं कल बता ही चुका था आपको, क्वालिटी फैक्टर है। क्यू क्वालिटी फैक्टर ऑफ ट्यून्ड सर्किट। क्यू के क्वालिटी फैक्टर ऑफ ट्यून्ड सर्किट। ठीक है, अब जो लास्ट क्वेश्चन था ना, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, उस पर खोलो। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कराया था उसको ओपन कर लो एक बार, और उसमें फर्स्ट पार्ट में करा चुका हूं, यदि मैं उसी में सेकंड पार्ट ऐड कर दूं, और उसी लास्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट ऐड कर रहा हूं, सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा हूं फाइंड द है ना रिजेक्शन रेशियो, ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी। पूछ सकता हूं। तो रिजेक्शन जो रेशियो ऑफ इमेज फ्रीक्वेंसी क्या है, अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस रो स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। क्वालिटी फैक्टर आपको कितना गिवन था, क्वेश्चन बताना जरा मुझे। 100। क्वालिटी फैक्टर 100 गिवन है, लेकिन रो आपको पता ही नहीं है। तो अभी अभी आपने इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन निकाला था, क्या था ये, एफ एस आई ओवर एफ एस माइनस एफ एस ओवर एफ एस आई था। तो रो ऑफ आई इज इक्वल टू, यहां पे इमेज फ्रीक्वेंसी कितनी निकाली थी आपने, 1910 तो हमने इमेज फ्रीक्वेंसी दो निकाली थी, एक तो निकाली थी 1910 है ना, ये किलो हर्ट्ज में है, और एक 90। तो बेसिकली कम वाली तो कोई मतलब नहीं है, ज्यादा वाली को हम कंसीडर कर रहे हैं इमेज फ्रीक्वेंसी को, है ना। तो रो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1910 अपॉन एफ एस, सिग्नल फ्रीक्वेंसी कितना था 1000, माइनस सिग्नल फ्रीक्वेंसी 1000 अपॉन, तो अब यहां से रो आई निकाल लो कितना आ रहा है, अब यहां से रो आई निकाल लो कितना आ रहा है, कुछ आया, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया क्या, ये तो शायद हो गया 19 मतलब 1.91 है ना, माइनस इसको जरा देना भाग कितना आ रहा है 1000 अपॉन 1910, .52 बस काफी है। तो रो आई कितना आ गया, 1.91 में से 0.52 सबट्रैक्ट करना, माइनस कर दो 1.91, कितना आ गया 1.39, ये रो आई आ गया, इसको यहां पुट कर दो। तो अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस
1.39 का स्क्वायर इंटू क्यू कितना दिया हुआ है 100 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है अल्फा। कितना आ रहा है 139 ही हो गया बस, काफी। ठीक है, तो फाइंड द रिजेक्शन रेशियो ऑफ इमेज पूछा था हमसे, कितना आ गया हमारा 139। ठीक है, चलिए हटा दूं उसे, क्लियर कर दूं। देखो आपको पता है, वी नो दैट क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, होती है F इक्वल टू 1/2 पाई√LC। तो आप यहां देख रहे हो कि जो फ्रीक्वेंसी है क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, क्या वो प्रोपोर्शनल टू 1/√C नहीं है। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आता है कि F मैक्स होगा जब C मिनिमम हो। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब F मिनिमम होगा जब C मैक्स हो। ठीक है, इसका मतलब फाइनली क्या मैं F मैक्स अपॉन F मिन का रेशियो निकाल सकता हूं, F मैक्स अपॉन F मिन का रेशियो। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं रूट ऑफ, क्या इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दूं, C मैक्स ऊपर चला जाएगा। नहीं कर पा रहे, वही गजब चीज। सही तो लिखा है, F मैक्स का C मिन से रिलेशन है और F मिन का C मैक्स रिलेशन है। ठीक है, नहीं आ पाया। C से डिवाइड करोगे, तुम इस F मैक्स को इस F मैक्स के साथ देख रहे हो, क्या दिक्कत है। तो हमें तो इस F मैक्स का C मिन के साथ रिलेशन है ना, डिवाइड किया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। बना लो इसे। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके लिख लें। इसी को मैनिपुलेट करके लिख सकते हैं, और C मैक्स ओवर C मिन
इज इक्वल टू एफ मैक्स अपॉन एफ मिन का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट हटा दिया, स्क्वायर रूट हटा दिया तो क्या लग गया, स्क्वायर लग गया दूसरी तरफ। कर दूं क्लियर? सॉरी, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, if signal frequency if signal frequency 550 kilohertz to 16.5 kilohertz, if signal frequency 550 kilohertz 1650 है, 1650 kilohertz and intermediate frequency ये एक्चुअली सिग्नल फ्रीक्वेंसी नहीं, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 550 से 1650 एंड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ठीक है। तो ये पूछना चाह रहे हैं आपसे सी मैक्स अपॉन सी मिन क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, सी मैक्स अपॉन सी मिन क्या होगा। ठीक है, एक बात बताना चाहूंगा मैं आपको, हमेशा ये जो दिया हुआ है ना आपको, इसमें से क्या पता करना है आपको, ये समझ लो, हमेशा जो लोकल ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है सिग्नल फ्रिक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। ये सिग्नल फ्रिक्वेंसी है और ये लोकल ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो लोकल ऑक्सीलेटर फ्रिक्वेंसी ऑलवेज हायर होती है सिग्नल फ्रिक्वेंसी रिस्पेक्ट में। अब आप मुझे बताइए सी मैक्स अपॉन सी मिन कितना आएगा। हो गया? हाँ आ रही, आ रही है।
कितना आ गया? नहीं नहीं, ठीक है। इधर देखो, आपको निकालना है सी मैक्स अपॉन सी मिन। तो सी मैक्स अपॉन सी मिन का मतलब क्या हो गया? एफ मैक्स अपॉन एफ मिन का होल स्क्वायर। ठीक है। अब एफ मैक्स कैसे निकालोगे आप? एफ मैक्स हमेशा निकाला जाएगा, ये जो फ्रिक्वेंसी दिख रही है ना, इसमें से जो भी हायर फ्रिक्वेंसी है, कितनी दिख रही है आपको? 1650। तो ये क्या हो गई? एफ मैक्स के लिए मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हो गया, प्लस 455, कितना आ जाएगा? 1600, 400, 1000 और 12105। सही लिखा है मैंने? एफ मिन। तो एफ मिन का मतलब है जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है उसको पिक करना है मुझे। तो कितना हो गया? 550 प्लस 455। तो ये शायद हो गया 500, 400, 900, 1000, 1000। सही लिखा है ना? तो यहां से सी मैक्स ओवर सी मिन इज इक्वल टू, अब बताओ कितना आ रहा है? हो गया? जो भी है रेशियो 4 पॉइंट कुछ कितना रहे, 4.3:1, है ना? तो ये आ गया आपका 4.3/1। ठीक है सभी को? ठीक है। नहीं नहीं, वो तो तुम्हें ऑप्शन डिसाइड करो, वो करेगा ना। रेशियो तो रेशियो होता है, ये रेशियो भी वही है जो 43/10 है। तो यहाँ पे इन्होंने रेशियो पूछा है, वैल्यू नहीं पूछी सी मैक्स और सी मिन की वैल्यू क्या होगी। वो तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है ना? उन्होंने रेशियो पूछा है इसलिए। अब ये हमने निकाला है एफ एल ओ इज ग्रेटर देन एफ एस। यदि लोकल ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो हम इस तरह से निकालेंगे। ठीक है यहाँ पे सभी को? लेकिन यदि मैं इसकी जगह, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, यदि इसकी जगह मैं ये बोल दूं आपसे एफ एल ओ इज लेस देन एफ एस, एफ एल ओ इज लेस देन एफ एस, है ना? एफ एल ओ इज लेस देन एफ एस। तो देखो क्या चेंजेस होगा ये समझ लो, क्या चेंजेस होगा ये समझ लो बस केवल। यदि लोकल ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो हम एडिशन कर रहे थे यहां पर, पहले वाले केस में एफ एल ओ ग्रेटर देन एफ एस था तो हम यहाँ पे प्लस कर रहे थे। अब एफ एल ओ इज लेस देन एफ एस होगी तो बस हमने क्या करना है? माइनस करना है। तो 1650 माइनस 455, 55 जो कि 0 माइनस 455। तो यहां से 1650 में से 455 चला गया, कितना बचा?
1195। और ये कितना बचा? तो रेशियो कितना हो जाएगा? 1195 अपॉन 95 स्क्वायर। जो आए वो आपका आंसर आ जाएगा। ये रेशियो आ गया आपका 158। ठीक है, तो वहां पर साफ साफ मेंशन होगा कि एफएलओ ग्रेटर देन एफएस है या एफएलओ के लेस देन एफएस। तो ये आपको याद रखना है। बस एक ही चीज याद रखो कि एफएलओ ग्रेटर देन एफएस है तो होगा एडिशन, और एफएलओ लेस देन एफएस है तो होगा सब्ट्रैक्शन। चले, हटा दूं इसे? चलिए, ये क्वेश्चन लिखो। इस सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर क्वेश्चन है, इस सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर इज डिजाइन to receive transmitted signal between 5 and 10 megahertz, 5 and 10 megahertz. High side tuning is to be used. High side tuning is to be used. What is the range of local oscillator? What is the range of local oscillator? What is the range of local oscillator if intermediate frequency 500 kilohertz? If intermediate frequency 5 kilohertz, तो आपको यहां पर ये एफएलओ की रेंज पूछ रहा है। एफएलओ मिनिमम से मैक्सिमम तक कहां तक होगा? तो इन्होंने लिखा है हाई साइड ट्यूनिंग, लिखा है हाई साइड ट्यूनिंग, लिखा है हाई साइड ट्यूनिंग और लो साइड ट्यूनिंग दो चीजें होती है। तो दोनों को मैं डिस्कस कर चुका हूं। इधर देखो, हाई साइड ट्यूनिंग, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि क्वेश्चन में मेंशन होगा तो वो इस फॉर्म में होगा। इसका मतलब है कि एफएलओ इज ग्रेटर देन एफएस। मतलब तुम्हें एफएलओ को क्या लेके चलना है? एफएस से ज्यादा लेके चलना है। तो उन्होंने हिडन फॉर्म में हाई साइड ट्यूनिंग बोल दिया है। यदि ये हाई साइड ट्यूनिंग की जगह अगली बार लो साइड ट्यूनिंग पूछ लें तो ये क्या हो जाएगा? एफएलओ इज लेस देन एफएस हो जाएगा।
आपको यहां पे क्या यूज करना है, हाई साइड ट्यूनिंग बोला गया है, इसका मतलब यहां पर एफएलओ इज इक्वल टू सिग्नल फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 5 से 10 के बीच में, 5 से 10 के बीच में। तो एक बार 5 लिया, ऐड किया 500, कितना हो गया 505 किलोहर्ट्ज। बोलो हाँ या ना। अगेन लिया, अब की बार क्या लिया 10 लिया प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक सेकेंड थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये मेगाहर्ट्ज में और ये किलोहर्ट्ज में है, तो हम पहले इसको मेगाहर्ट्ज में बना लेना। तो 0.5 किलोहर्ट्ज चलेगा, सॉरी 0.5 मेगाहर्ट्ज चलेगा ना, मानते सारी बात को, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम भी क्या हो गया 5 प्लस 0.5 मेगाहर्ट्ज, कितना हो गया ये 5.5 मेगाहर्ट्ज। और नेक्स्ट टाइम पे क्या है 10 प्लस 0.5 मेगाहर्ट्ज, तो कितना है ये 10.5 मेगाहर्ट्ज। तो यहां से एफएलओ की रेंज आ गई नहीं आ गई, एफएलओ की रेंज क्या आ गई आपकी 5.5 से लेकर के 10.5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन है इस सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर is to be operated in 550 to 1650 किलोहर्ट्ज। 550, ये तो मैंने शायद करा दिया क्या, नहीं नहीं ये नहीं कराया। 550 to 1650 किलोहर्ट्ज रेंज with intermediate frequency 450 kilohertz, with intermediate frequency 450 kilohertz. If R is equal to Cmax over Cmin, if R is equal to Cmax over Cmin, Cmax over Cmin denote required a capacitor ratio, denote required capacitor ratio of local oscillator and I
is a image frequency and I is a image frequency in kilohertz is in carrying signal if receiver is tuned 700 kilohertz. If receiver is tuned 700 kilohertz, 700 किलोहर्ट्ज, ठीक है। तो एक तो आपसे इसका रेशियो पूछ रहे हैं और एक क्या पूछ रहे हैं आपसे, इमेज फ्रीक्वेंसी। क्या पूछ रहे हैं? इमेज फ्रीक्वेंसी। दो चीजें पूछ रहे हैं। ठीक है, याद है कुछ? जो इमेज फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? fs प्लस 2 टाइम्स FIF। सही लिखा है? हाँ, प्लस माइनस। हम माइनस वाली तो कंसीडर नहीं करते, प्लस वाली कंसीडर कर लेते हैं। तो इमेज फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है ना, आई, यही तो आई है ना। तो इमेज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितने, मतलब कि ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? इधर देखो, ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है? 700 किलोहर्ट्ज है। तो यही 700 किलोहर्ट्ज क्या हो गई मेरी? एफएस हो गई। 2 टाइम्स FIF। IF कितना दिया हुआ है? 450। तो 450 इंटू 2 900 और 700 1600। इसका मतलब इमेज फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 1600 किलोहर्ट्ज आ गई। ठीक है, आपसे पूछा गया नेक्स्ट, सी मैक्स अपॉन सी मिन। सी मैक्स अपॉन सी मिन। ठीक है, तो सी मैक्स अपॉन सी मिन के लिए आपको एफ मैक्स की रिक्वायरमेंट है और एफ मिन की रिक्वायरमेंट है। बोलो हाँ या ना। एफ मैक्स का मतलब क्या हो गया? 1650 प्लस 450, तो ये शायद 2100 आ गया। और फिर है 550 प्लस 450, तो शायद ये 1000 आ गया। इसका मतलब R इज इक्वल टू सी मैक्स अपॉन सी मिन इज इक्वल टू एफ मैक्स अपॉन एफ मिन का स्क्वायर। तो ये होगा 2100 1000 का स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया? 2.1। 2.1 का स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया? जो भी आंसर आए। फोर 4.41 आएगा वैसे। फोर 4.41। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए।
कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मैं करा रहा हूं आपको, लिखते चलना, क्वेश्चंस के फॉर्म में बताते चलना। फर्स्ट क्वेश्चन है इमेज चैनल रिजेक्शन। इमेज चैनल रिजेक्शन या पॉइंट्स जैसे ही आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। इमेज चैनल रिजेक्शन in super heterodyne receiver, in super heterodyne receiver comes from तो जो इमेज चैनल आता है वो कहां से आता है? सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के पास आरएफ एम्पलीफायर से आता है ना। शुरू में क्या लगा होता है? आरएफ एम्पलीफायर। पहले सिग्नल आया आपका आरएफ एम्पलीफायर, फिर मिक्सर, फिर आईएफ एम्पलीफायर। तो जो इमेज फ्रीक्वेंसी आती है वो कहां से आती है आपके पास? आरएफ एम्पलीफायर से आती है। इसमें क्या लिखो, ये है ना आरएफ स्टेज, इसमें क्या लिख लो? आरएफ स्टेज, कम्स फ्रॉम आरएफ स्टेज, कम्स फ्रॉम आरएफ स्टेज। एक पॉइंट और लिख लो, मतलब क्वेश्चन लिख लो या पॉइंट लिख लो, जैसे भी चाहो, पॉइंट बना लो, पॉइंट है ना कि कंक्लूजन है ये। सेंसिटिविटी ऑफ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, sensitivity of super heterodyne receiver is determined, sensitivity of a super heterodyne receiver is determined by is determined by gain of IF amplifier, gain of IF amplifier, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है गेन ऑफ आरएफ एम्पलीफायर, और लास्ट है ये नॉइज फिगर। ठीक, लास्ट है नॉइज फिगर। फर्स्ट देखिए गेन ऑफ आईएफ एम्पलीफायर, गेन ऑफ आरएफ एम्पलीफायर, और लास्ट है मतलब नॉइज फिगर। एक पॉइंट और लिख लो, IF is very high, IF is very high, IF is very high। क्या बात है, लेट हो गए काफी ऑनलाइन में? है ना, क्या लिखा? IF is very high, फर्स्ट पॉइंट है ना। इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन रेशियो, इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन रेशियो, इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन रेशियो इज वेरी गुड। यदि आप आईएफ एम्पलीफायर को बहुत ज्यादा हाई ले रहे हो तो इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्शन जो रेशियो है वो क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। लेकिन याद करो कल मैंने समझाया था कि आईएफ एम्पलीफायर ज्यादा ले लोगे तो सिलेक्टिविटी क्या हो जाएगी? पुअर हो जाएगी, क्योंकि गेन आपका इंक्रीज हो जाएगा। गेन इंक्रीज होगा तो बैंडविड्थ कम हो जाएगी, बैंडविड्थ कम हो जाएगी मतलब सिलेक्टिविटी क्या होगी? कम हो गई। तो सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा? मतलब सिलेक्टिविटी इज पुअर। सेकंड पॉइंट क्या? सिलेक्टिविटी इज पुअर, सिलेक्टिविटी इज पुअर। तो एक चीज याद रखो हम हमेशा कि आरएफ एम्पलीफायर जो है उसमें बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, ताकि मोर सिलेक्टिविटी हो उसके अंदर, सिलेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो।
देखिए सिलेक्टिविटी के कारण क्या है ना, उसका गेन कम है। गेन कम है इसका मतलब नॉइज वगैरह सब कुछ ले लेगा। तो उनको रिमूव करने के लिए हमने एक और एम्पलीफायर यूज कर लिया, आईएफ एम्पलीफायर। तो आईएफ एम्पलीफायर की हमने बैंडविड्थ कम कर दी। बैंडविड्थ कम करने का मतलब सिलेक्टिविटी कम हो गई। सिलेक्टिविटी कम होने का मतलब कहीं ना कहीं हमारा गेन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जो हमारे सिग्नल, जो हमारे वीकर सिग्नल थे, जो हमारे आरएफ एम्पलीफायर को भी पास करके इस आईएफ एम्पलीफायर तक पहुंच गए थे, आईएफ एम्पलीफायर में वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये था आपका एनालॉग कम्युनिकेशन। ये था आपका एनालॉग कम्युनिकेशन। एक बार मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूं शॉर्टकट में। एनालॉग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के दो पार्ट है। फर्स्ट है एनालॉग कम्युनिकेशन, और सेकंड वन जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इस पर डिजिटल कम्युनिकेशन। तो एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर आपने सबसे पहले पढ़ा, वो पढ़ा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और उसके बाद पढ़ा आपने एंगल मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपने जनरेशन मेथड पढ़े, है ना, और फिर उनको मतलब डिटेक्शन मेथड पढ़े आपने, है ना। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर एएम पढ़ा आपने, जिसको हम लोग डीएसबी एफसी बोल रहे हैं। एसएसबी, सॉरी डीएसबी एससी पढ़ा आपने, एसएसबी एससी पढ़ा आपने। तीन तो ये थे ही, ठीक है। इसके बाद एएम हमारा फिनिश हो गया। एएम के एंगल मॉड्यूलेशन में आए तो वहां पर दो मॉड्यूलेशन थे, फेस मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फेस मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो वहां पर हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स को जाना, है ना, फेस डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन जाना। और फिर हम जब आगे बढ़े तो हमने बोला कि जो एफएम है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, वो सबसे बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि उसकी बैंडविड्थ इनफाइनाइट है। तो उसके होने से क्या हुआ, क्या हुआ उसके होने से, नॉइज उस इम्यूनिटी है वो हमारी क्या होगी कि बहुत ज्यादा हाई हो गई। ठीक है। उसके बाद हमने एफएम के अंदर दो चीजें पढ़ी थी, वाइड बैंड एफएम और नैरो बैंड एफएम। वो कौन डिसाइड करेगा क्या बीटा, मतलब है ना कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हाई है तो क्या वाइड बैंड एफएम होगा, और कम है तो क्या होगा, नैरो बैंड एफएम होगा। ठीक है। और उसके बाद हमने लास्ट में कम्युनिकेशन में कि ट्रांसमीटर क्या होता है और क्या सीवर होता है, इसको क्या जाना, और कैसे कैसे कंपोनेंट लेने, इसके बारे में हमने इसको जाना। तो ये था हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन। यहां पर हमने कंप्लीटली एनालॉग सिग्नल की बात की थी। ठीक है। नेक्स्ट वन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में हम लोग एंटर करने जा रहे हैं। एंटर करने से पहले हम थोड़ा इनके सिग्नल्स के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो फर्स्ट वन है पल्स मॉड्यूलेशन। तो यहां पर सबसे फर्स्ट है पीएम, इज कॉल्ड पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। फिर है पीटीएम, पल्स टाइम मॉड्यूलेशन। पल्स टाइम मॉड्यूलेशन के अंदर दो मॉड्यूलेशन है, पीपीएम इज कॉल्ड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट वन है पीडब्ल्यूएम,
pulse width modulation. तो बेसिकली पल्स ये है, it's called pulse. ठीक है, तो उसमें लिखना एनालॉग मॉड्यूलेशन, है ना, एनालॉग मॉड्यूलेशन कैरियर, एनालॉग मॉड्यूलेशन कैरियर is varied in accordance of message signal, in accordance of message signal, and carrier is continuous signal, and carrier is continuous signal but in case of pulse modulation, but in case of pulse modulation carrier is a series of pulse train, carrier is series of pulse train. ठीक है, तो हम कंपैरिजन करें तो ये बोलना चाह रहे हैं कि एनालॉग मॉड्यूलेशन के अंदर जो कैरियर सिग्नल है वो कंटिन्यूअस होता था कंटिन्यूअस, और कैरियर सिग्नल मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में अपने आप को चेंज करता था, लेकिन कैरियर सिग्नल था तो क्या कंटिन्यूअस, है ना, और वो साइनोसोडल फॉर्म में था, साइन कोसाइन फॉर्म में था, ठीक है। लेकिन पल्स मॉड्यूलेशन में क्या है कि जो हमारा कैरियर सिग्नल है ना, वही हमारा पल्स के फॉर्म में है, और पल्स क्या है कि कंटिन्यूअस नहीं है, पल्स कंटिन्यूअस है, पल्स इतने ड्यूरेशन तक है, फिर कोई पल्स ही नहीं है, फिर पल्स आ गई इतने ड्यूरेशन तक है, फिर कोई पल्स नहीं है, फिर कोई पल्स आ गई, इज कॉल्ड पल्स मॉड्यूलेशन, इज कॉल्ड पल्स मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए एडवांटेज ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन, नेक्स्ट देखिएगा एडवांटेज ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन, एडवांटेज ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन। फर्स्ट पॉइंट है कि ट्रांसमिटेड पावर फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसमिटेड पावर is in short burst, burst burst rather than being delivered
being delivered continuously, being delivered continuously, continuously. So we can make choice, so we can make choice in equipment selection, choice in equipment selection. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नॉइज इम्यूनिटी इज ऑल्सो हायर, नॉइज इम्यूनिटी noise immunity is also higher because carrier will all for a less time, in compare to analog modulation. और नेक्स्ट वन है, TDM can be used in efficient manner. मैं समझा दूंगा. मतलब क्या, noise immunity is also higher because carrier will all for a less time, क्या will all ALL for a less, मैं बता रहा हूँ, for a less time in compare to analog modulation. लिख लो इसको, समझा रहा हूं मैं. और लास्ट में TDM can be used in efficient manner. TDM can be used in efficient manner. TDM can be used in efficient manner. देखो यहां पर क्या है कि ये पल्स मॉड्यूलेशन हम लोग डिजिटल में यूज करने वाले हैं अभी, ठीक है. तो ये बोल रहे हैं कि कैरियर सिग्नल में मैसेज है क्या, मैसेज तो मैसेज सिग्नल के पास है, कैरियर तो मैसेज के रिस्पेक्ट में वेरी करेगा. तो वो ये बोल रहे हैं कि पहले हम साइनसोइडल फॉर्म ले रहे थे, तो साइनसोइडल फॉर्म में क्या है कि कैरियर मूव कर रहा है तो आपके नॉइस के होने के चांस भी तो ज्यादा है, नॉइस के होने के चांस भी तो ज्यादा है, ठीक है. नॉइस के होने के चांस ज्यादा है, इसका मतलब वो तो अच्छा सिग्नल, मतलब वो तो अच्छा एक सिस्टम नहीं है. तो इन्होंने पल्स मॉड्यूलेशन में क्या बोला कि कैरियर को पल्स के फॉर्म में ले लो. पल्स के फॉर्म में लिया तो बहुत क्या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए. तो क्या हुआ कि इतने टाइम तक तो क्या सिग्नल ही नहीं है, तो क्या नॉइस के चांसेस हैं, नहीं है, ठीक है. बस यही पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ है, फिर से पढ़ लो इस चीज को. कीट के ट्रांसमिटेड पावर इज इन शॉर्ट बर्स्ट. ट्रांसमिटेड पावर क्या है, बहुत क्या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है ना, फर्स्ट पॉइंट में. सेकंड पॉइंट में लिखा है मतलब नॉइज इम्यूनिटी इज आल्सो इंक्रीज बिकॉज कैरियर विल ऑल फॉर ए लेस टाइम इन कंपेयर टू एनालॉग मॉड्यूलेशन, ठीक है. और लास्ट, टीडीएम कैन बी यूज इन एफिशिएंट मैनर. टीडीएम मैं आपको बताऊंगा. तो बेसिकली ये, इसको समझने से पहले और चीजें देख लो ये है क्या. ये है बेसिकली फाइनली, कुछ बड़ी चीज नहीं है ज्यादा. मैसेज तो कैसा भी हो सकता है, ये मैसेज सिग्नल है
ये सीटी है, कैरियर सिग्नल। अब की बार मैंने पल्स के फॉर्म में लिया, ठीक है, पल्स के फॉर्म में ले लिया, और ये मैंने ले लिया टीएस, है ना, टीएस इज कॉल्ड क्या, सैंपलिंग टाइम पीरियड। ठीक है, और टाउ क्या है, पल्स विड्थ। टाउ क्या है, पल्स विड्थ है। ठीक है, अब इसको यहां समझ लो कि, है ना, पल्स मॉड्यूलेशन है क्या बेसिकली। देखो, यदि मैं यहाँ पे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करूं ना, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इधर देखो, ये मैसेज है, कैरियर इस मैसेज के साथ चलेगा ना। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करूं तो इस एंड पर मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है। तो क्या मैं बना सकता हूं ऐसे, इस एंड पर आया, ये मैग्नीट्यूड इससे कम हुआ कि नहीं हुआ, इसका पीक तो ये दिख रहा है, इसका पीक ये दिख रहा है, कम हो गया। तो इसको कम कर दूं मैं, थोड़ा सा ही करूंगा, ठीक है। अब इसको देख लो, ये पीक इन दोनों से ज्यादा है कि नहीं। तो इसको क्या नाम दे दिया, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो उसमें लिखना ओनली एम्पलीट्यूड विल बी चेंज, ओनली एम्पलीट्यूड विल बी चेंज। ओनली एम्पलीट्यूड विल बी चेंज, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कैसे एम्पलीट्यूड हो रहा है, पूरा भी बताऊंगा। इसके बाद, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद, यदि कोई मुझसे पूछे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो देखो, यहां पर जो तुम्हें हाइट दिख रही है मैसेज की, ये इससे ज्यादा दिख रही है। यहां पर जो तुम्हें हाइट दिख रही है, ये इस वाले पॉइंट से ज्यादा दिख रही है ना। इसका मतलब यहां पर विड्थ ज्यादा होनी चाहिए, और यहां पर विड्थ इसके रिस्पेक्ट में कम होनी चाहिए। यहां पर कम कर दूं विड्थ को, यहां पर जो हाइट है इन दोनों से ज्यादा दिख रही है, तो यहां पर इन तीनों के रिस्पेक्ट में ज्यादा कर दूं, मतलब दोनों के रिस्पेक्ट में ज्यादा कर दूं, इज कॉल्ड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। विड्थ का मॉड्यूलेशन हो गया नहीं हो गया, विड्थ का मॉड्यूलेशन हो गया नहीं हो गया, इज कॉल्ड पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन।
ठीक है। और उसके बाद लास्ट में है पल्स पोजीशन, है ना, मॉड्यूलेशन। हटा दूं इसे। पीपीएम, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। इधर देखो जरा, ये सिग्नल, ये पल्स यहां पर है, इसकी हाइट से ज्यादा है, तो अब ये पोजीशन को चेंज करेगा, दैट मींस जो भी पोजीशन है। अब तुमने बोला कि ये हाइट ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, इसका मतलब इसकी जो पोजीशन शिफ्ट होगी वो कम होगी ना। कम दिख रही है ना पोजीशन शिफ्ट, इसकी सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसकी पोजीशन ज्यादा शिफ्ट कर दूं मैं। तो तीनों समझ में आ गए, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। चलें। हटा दूं इसे। ठीक है, किस तरह से किया समझ में आ रहा है। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में दो मेथड हैं, पीएएम। फर्स्ट, तो फर्स्ट है नेचुरल सैंपलिंग, और नेक्स्ट वन है फ्लैट टॉप सैंपलिंग। फ्लैट टॉप सैंपलिंग। ठीक है, तो फर्स्ट मैं बता रहा हूं आपको नेचुरल सैंपलिंग। नेचुरल सैंपलिंग, देखो ये है मैसेज सिग्नल, ये है कैरियर सिग्नल, तो ये है टीएस और ये है टाउ। जैसे कि मैं शुरू में ही बताया था, टीएस इज कॉल्ड सैंपलिंग टाइम पीरियड, और टीएस इज इक्वल टू होता है 1/fs। तो एफएस इज कॉल्ड बोलते हैं सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, और इसी को हम लोग रेट भी बोलते हैं, सैंपलिंग रेट। टाउ क्या है, पल्स विड्थ। टाउ है पल्स विड्थ। तो जो आपको मैसेज मिलेगा
पल्स पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद वो कुछ मैंने इस तरह से बना लिया। ठीक है, इस तरह से बना लिया मैंने। इसको बोल रहा हूं मैं एस टी, है ना, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, क्या पीएम में? नहीं नहीं नहीं, वहां तो केवल मैंने तुम्हें बताया था कि जो हाइट होगी ना उसके रिस्पेक्ट में वेरिएशन होगा, लेकिन चलेगा तो मैसेज के साथ ही ना। तो आप देख रहे हो कि सपोज फॉर एग्जांपल, वहां तो केवल मैंने बताने की कोशिश की थी कि किस तरह से रहेगा, लेकिन यहां देखो आप समझ में आएगा आपको। ये हाइट दिख रही है, नहीं दिख रही है? तो बस यही तो मैंने यहां बना दिया। यहां पर ये नीचे की तरफ आ रहा है, मैंने ये बना दिया। ठीक है ना? ठीक है, अब हटा दूं ये? तो ये मल्टीप्लीकेशन है। यहां से मिलेगा एस टी, और यहां पर हम क्या देंगे? सी टी देंगे, और क्या देंगे? एम टी देंगे। तो एस टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी टी इंटू एम टी। सी टी एक पल्स ट्रेन है। सी टी एक क्या है? पल्स ट्रेन। तो सी टी को लिख लो, पल्स ट्रेन क्या होती है? टाउ अपॉन टी एस प्लस 2 टाउ ओवर टी एस सी वन कॉस 2 पाई टी ओवर टी एस प्लस सी टू कॉस 4 पाई टी ओवर टी एस प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलेगी ये, है ना? तो सी ऑफ एन लिख लीजिए आप इसको, साइन एन पाई टाउ अपॉन टी एस अपॉन एन पाई टाउ अपॉन टी एस। मतलब ये एक तरह से मतलब सिंक फंक्शन है।
ठीक है, आप देख रहे हो कि एस टी इक्वल टू क्या, सी टी इंटू एम टी। सी टी तो आपने देख लिया, एस टी इक्वल टू क्या, सी टी इंटू एम टी है। तो क्या इसी में एम टी का मल्टीप्लाई कर दूं? क्या इसी में एम टी का मल्टीप्लाई कर दूं? तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं एम टी का, और यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं एम टी का, पूरा हो गया। तो क्या ये यही मेरा मॉड्यूलेटेड सिग्नल ही बन गया, एस टी, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बन गया। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बनने के बाद पहले इतना लिख लो जरा, एस टी इज इक्वल टू क्या, एम कैपिटल नहीं है ये, नहीं ये तो मुझसे स्मॉल बनता नहीं है। ठीक है, हो गया। तो तुम ये बताओ मुझे कि जैसे ही आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपको एसटी मिला, इधर देखो सभी लोग, एसटी मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला, एमटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एमटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट क्या होगा, एफएम। ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इस कॉस वाले के साथ टकराएगा, तो 3FM हो जाएगा। बताया था तुम्हें, दिस फ्रीक्वेंसी प्लस दिस फ्रीक्वेंसी, एमटी में भी तो कॉस ओमेगा एमटी होगा ना, और ये भी कॉस ओमेगा एमटी है, दोनों जुड़ेंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। तो एफएम मिलेगा, 3FM मिलेगा, 5FM मिलेगा, 7FM मिलेगा, अप टू सॉन इंफिनिटी, इस तरह से मिलेंगे। फिर याद करो, हम लोग वहां पे लो पास फिल्टर लगाते थे, लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग रखते थे एफसी, जो कि एफएम से ज्यादा होती थी और एफएस प्लस एफएम से कम होती थी। इसका मतलब ये इन और इन सब कंपोनेंट को सप्रेस कर देगा, केवल हमें क्या मिलेगा, टाउ अपॉन टीएस एम ऑफ टी। ठीक है, तो इसी चीज को लिख लो, है ना, एस टी विल हैव, एस टी will have frequency component fm, frequency component fm, comma 3fm, comma 5fm, dot dot dot, are present a reconstructed, है ना, reconstructed message signal, फुल स्टॉप लगा देना, है ना, क्या reconstructed message signal, ना, reconstructed message signal we has to use, है ना, we have to use a low pass filter, a low pass filter, a low pass filter with cutoff frequency fm, a low pass filter with cutoff frequency fm. That's why receiver side output, that's why receiver side output y of t is equal to tau upon ts into m of t होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, ये सिग्नल मॉड्यूलेट तो कर दिया, मॉड्यूलेट करने के बाद आपने रिसीवर एंड पर जब रिसीव किया ना, तो रिसीव करने से पहले आपने एक लो पास फिल्टर लगा दिया,
और उस लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या रखी है आपने, एफएम। इसका मतलब एफएम से ऊपर वाले जितने कंपोनेंट सारे सप्रेस हो जाएंगे, सारे सप्रेस हो जाएंगे। तो रिसीवर के आउटपुट साइड पे क्या मिलेगा आपको, ये कंपोनेंट तो मिलेगा, टाउ अपॉन टीएस एम ऑफ टी। ठीक है, तो मैसेज सिग्नल को हमने रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, नहीं कर लिया, पूरा का पूरा मैसेज सिग्नल आ गया हमारे पास। डन। तो नोट करके लिख लो, PAM signal can be detected. PAM signal can be detected, can be detected by a low pass filter, by a low pass filter and integrator. Low pass filter and integrator. ठीक है, हो गया। अब देखो यहां पे एक क्या ड्रॉबैक है, यहां पर ड्रॉबैक क्या है पीएम में, जो मतलब इस वाली सैंपलिंग के अंदर, नेचुरल सैंपलिंग के अंदर, इधर देखो, ये ड्रॉबैक ये है कि ये इस तरह से आ रहा है हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल, या फिर हमने देखा था दूसरा वाला कुछ इस तरह से आ रहा था। तो यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन मिस होने की चांसेस है, तो उस चीज को ओवरकम कौन करेगा। ठीक है, तो इसमें आगे लिखना है ना कि प्रॉब्लम विथ के नेचुरल सैंपलिंग, प्रॉब्लम विथ नेचुरल सैंपलिंग a problem with natural sampling in that for maintenance in that for maintenance in that for maintenance of amplitude which is chopped here, which is chopped here, which is chopped here, we need a complex circuit, we need a complex circuit to avoid this problem, we will use flat top sampling, we will use flat top sampling, we will use flat top sampling। तो नेचुरल सैंपलिंग में कुछ ड्रॉबैक रह गए कि वो जो चोप्ड हो रहा है ना मैसेज, उसको चोप्ड होने से बचाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस नेचुरल सैंपलिंग से काम नहीं चल पाएगा, फ्लैट टॉप सैंपलिंग को देखना होगा। तो नेक्स्ट वन है फ्लैट टॉप सैंपलिंग। तो फ्लैट टॉप सैंपलिंग में क्या है, ये मैसेज सिग्नल है, ये कैरियर सिग्नल है,
तो हमने इसको क्या किया, इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। पहले पल्स थी ना, उसको हमने क्या किया, और उसकी विड्थ कम कर दी। पहले विड्थ ज्यादा थी ना, विड्थ हमने कम कर दी, तो वो किसका नेचर ले लिया, कि पल्स का नेचर ले लिया उसने। तो यदि मैं किसी भी पल्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूं, कुछ इस तरह से बन जाएगी। और एच ओमेगा इज इक्वल टू है टाउ अपॉन टी एस साइन टाउ अपॉन डी टी। डी टी हो गया ना, टाउ अपॉन डी टी साइन ओमेगा टाउ बाई 2 अपॉन ओमेगा टाउ बाई 2। तो जो हम सैम्पलिंग थ्योरम पढ़ने वाले हैं वो जस्ट इसी के बाद है। ठीक है, तो अब इससे जो फायदा क्या मिल गया हमें, कि जो हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा ना, वो कैसा मिलेगा, वो बिल्कुल एग्जैक्टली मिलेगा मॉड्यूलेट। यदि मैं दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मुझे मॉड्यूलेटेड सिग्नल बिल्कुल एग्जैक्टली मिलेगा ना, एसपी। कैसा मिलेगा, जो भी है वहां तक जाएगा ये। पूरी जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, नहीं मिलेगी मुझे। इन फ्लैट टॉप सैंपलिंग, इन फ्लैट टॉप सैंपलिंग, इन फ्लैट टॉप सैंपलिंग एक्स्ट्रा टर्म, फ्लैट टॉप सैंपलिंग एक्स्ट्रा टर्म सिंक फंक्शन, सिंक फंक्शन मल्टीप्लीकेशन, सिंक फंक्शन मल्टीप्लीकेशन। सिंक फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, नहीं हो रहा। एक पॉइंट और लिख लेना इसी में नीचे, टू जनरेट फ्लैट टॉप, टू जनरेट, टू जनरेट फ्लैट टॉप, फ्लैट टॉप PAM सिग्नल, PAM सिग्नल, one has to multiply, one has to multiply by appropriate filter, by appropriate filter in output of, in output of instantaneous के sampling, output of instantaneous sampling। समझ रहे हो मेरी बात को।
तो नेचुरल में क्या था, जो पल्स थी ना, हमने उसकी भी सैंपलिंग कर दी, नहीं कर दी उसकी सैंपलिंग, करके इससे इसका हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ठीक है, तो वही लिखा रहा हूं मैं, इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग आफ्टर लो पास फिल्टर आउटपुट, आफ्टर low pass filter, after low pass filter output of flat top, after low pass filter output of flat top has a extra term, has a extra term, has a extra term sync function, sync function which will reduce, which will reduce which will reduce the output, so recover message signal, so recover message signal in case of flat top sampling, in case of flat top sampling a extra term, have extra term, have extra term 1 upon sync, 1 upon sync, full stop। ठीक है, तो आपको बस इतना बताया गया है कि इसमें हमने पल्स की सैंपलिंग कर दी है, पल्स की सैंपलिंग करने से मॉड्यूलेटेड सिग्नल अब हमें चोक्ड फॉर्म में नहीं मिल रहा, एक्चुअल फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, और ऐसा करने पर देखा कि हमने इसके जो आउटपुट एंड पर एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है सिंक, तो सिंक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, तो लास्ट में तो हमें सिंक को हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन सिंक से क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो सिंक इंटू सिंक कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा ओरिजिनल क्या आ जाएगा, मैसेज सिग्नल बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका फ्लैट टॉप सैंपलिंग और नेचुरल सैंपलिंग। क्लास 5-15 से ही है ना नेक्स्ट। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, सैंपलिंग या सैंपलिंग थ्योरम, हम लोग इसको कल डिस्कस करेंगे। सैंपलिंग सैंपलिंग तो बेसिकली ये है क्या, इसको समझ लो कि आपके पास ये कोई एक सिग्नल है, आपके पास ये कोई सिग्नल है और ये रिपीट कर रहा है अपने आप को, कर रहा है रिपीट, तो इसका टाइम पीरियड होगा, तो इसका टाइम पीरियड कितना है, ये टीएस, तो टीएस है, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 1 अपॉन टीएस, तो मैंने एफएस लिख लिया है ना। अब मैं ये बोल रहा हूं कि कोई मैसेज आया, कोई मैसेज आया और वो मैसेज मान लो आप 0 से एफएम है, वो मान लो मैसेज क्या है 0 से एफएम, इसका मतलब ये सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी जो है ये इस मैसेज से कम होगी, तो मैसेज हमारा रिकवर ही नहीं हो पाएगा। क्लियर है, और ये सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी मैसेज से जितनी ज्यादा होगी उतना हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो कल मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे से
कि सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी हमेशा हम ज्यादा लेते हैं ट्वाइस ऑफ मैसेज सिग्नल, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मतलब क्या, सैंपलिंग थ्योरम। तो सैंपलिंग थ्योरम को आप मोटा मोटी ये समझ लो कि एक कंटिन्यूअस सिग्नल था, उसको हमने सैंपल कर दिया, हमने काट दिया, और अब इस तरह से सैंपलिंग करने हैं कि कहीं पर भी मैसेज जो है ना वो क्या लॉस ना हो। मैसेज का लॉस हो गया तो सब बेकार ही हो गया। तो वो ये बोल रहे हैं कि मैसेज को मैक्सिमम से मैक्सिमम रिकवर करना है, तो इसके लिए इट शुड बी अ एफएस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफएम। एटलीस्ट जो कि सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी है वो उस मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी के ट्वाइस टाइम तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सैंपलिंग थ्योरम रहेगा, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज नेटवर्क की क्लास रहेगी और ऑनलाइन भी रहेगी, आज दोनों ही रहेंगी। टाइमिंग में बता ही चुका हूं 5:15 PM। इस पर मैं स्टार्ट कर दूंगा। थ्योरम्स चल रही हैं। आज मैं काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करूंगा जिसका नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग प्रेजेंट रहिएगा, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहले से पढ़ चुके हो तो अभी कुछ ना कुछ मिलेगा, और नहीं पढ़ा है तो फिर तो सब कुछ नया है। ठीक है, तो मैं मिलता हूं कि ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं।